हेलो दोस्तों, विचार एंड वाइब्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हमने बात की है द ओजी हैरी पॉटर हिंदी वॉइस करण त्रिवेदी से। हमने करण से बात की उनके एक्टिंग करियर की, जब वो छोटे बच्चे थे। मैं और मेरी बहन मेरे डैड के साथ जहाँ पे वो डब करने जाते थे उस ज़माने में, बहुत बहुत पहले की बात है। तो बैठे रहते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर किसी ने पूछा होगा कि बच्चा करेगा क्या, तो बोले, हाँ करो। हमने बात की करण के वन ऑफ द बेस्ट डब्ड कैरेक्टर जो गोल्डबर्ग यू उसकी। जैसे जैसे एपिसोड्स आगे गए, जैसे जैसे कहानी आगे गई, फिर मैंने रियलाइज किया दिस कैरेक्टर इज समथिंग एल्स। वाओ, मजा आ गया। आई एम श्योर ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। करण त्रिवेदी के साथ किस तरीके से एक एक्टर की जर्नी होती है, कैरेक्टर किस तरीके से निभाए जाते हैं, एक लाइफ कैसी होती है एक एक्टर की, एक वॉइस एक्टर की, इस विचार एंड वाइब के एपिसोड में आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच विचार एंड वाइब्स में आने के लिए, मेरे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो सबसे पहले तो यार, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ हमेशा एक सवाल मेरा रहता है कि ये जो तुम्हारा पागलपन है एक्टिंग का, हाँ। इसकी शुरुआत कैसे हुई? यहीं से शुरू करते हैं हम। शुरुआत तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज जब शुरू हुआ था तब मैं इतना छोटा था कि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। अच्छा, कितने साल के थे? आई बिलीव कुछ 5-6 साल का रहूंगा मैं। अच्छा। और तभी तो कुछ आइडिया ही नहीं था। मम्मी पापा लेके जाते थे शूट पे, तब हम भी चले जाते थे, करते थे। फिर जैसे थोड़ा बड़ा होने लगा, फिर मुझे एक्टिंग का कीड़ा, मतलब ऐसा लगा कि हाँ क्या बात है। स्पेशली जब आपने कुछ ऐसा काम किया हो जहाँ पे आपके नेबर्स या आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आपको लोग पहचानने लगे, तब जाके आपको धीरे धीरे वो अच्छा लगने लगता है कि अरे वाह, कि लोग मुझे अब पहचानते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब भी आप शूट करते हैं, आप अपने सामने जो भी एक्टर्स रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, उनका पैशन देख के वो किस तरह से काम करते हैं, वो भी आपको मोटिवेट करता है। तो मम्मी पापा लेके जाते थे, वो थोड़ा बताइए। क्या आपके घर में, फैमिली में ये सब एक्टर्स हैं कैसे? हाँ, माई मदर एंड माई फादर दोनों वो लोग मिले थिएटर में। वो लोग ने एक साथ प्ले किया था, दे फेल इन लव एंड देन दे गॉट मैरिड। तो पूरा परिवार यूं कहा जाए तो इसी फील्ड से बिलोंग करता है। तो इवन व्हेन इट कम्स टू डबिंग, तो वो भी मैं और मेरी बहन मेरे डैड के साथ जहाँ पे वो डब करने जाते थे उस जमाने में, बहुत बहुत पहले की बात है। तो बैठे रहते थे, देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर किसी ने पूछा होगा कि बच्चा करेगा क्या, तो बोले, हाँ करो, ट्राई इस करो। तरीके से शुरू हो गया। एक्टिंग तो डीएनए में थी, खून में एक्टिंग थी। हाँ। तो पहले प्रोजेक्ट्स क्या थे बचपन के, कुछ याद है? बहुत पहले तो मैंने कुछ किया था, हमराही करके कोई सीरियल थी डीडी पे, दूरदर्शन की। दूरदर्शन की। हाँ, तो वो हमराही तो गोज वे बैक, आई गेस 1989 और 1990 आई बिलीव। करेक्ट। तो उस टाइम पे हम लोग जाते थे, अभी भी याद है, फेरी वॉफ तक जाते, वहाँ से कुछ फेरी पकड़ के कोई एक जगह है जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ वहाँ पे शूट करते थे हम लोग। तभी एकदम छोटा था, मतलब जब भी शॉट में भी हैंड कैरेट था मैं। अच्छा। किसी के उस पे, बट इट वाज अ कैरेक्टर, इट वाज नॉट दैट कि कैसे डायलॉग्स वगैरह होते थे। वेरी नाइस। वहाँ से तुम्हारी एक्टिंग की शुरुआत हुई। वॉइसिंग की शुरुआत? वॉइसिंग की शुरुआत मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं है, बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि डैड के साथ मैं और मेरी सिस्टर जाते थे, स्टूडियोज में जाके देखते थे, ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व तो क्या, टाइम पास ही करते थे। फिर आई रिमेंबर गोयल अंकल और गोयल आंटी करके थे, उनके साथ। और मुझे ये भी याद है कि उस टाइम पे कुछ छोटा राजू या राजू मीना, हाँ, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, वो किया था। बट तभी उतनी डबिंग की नॉलेज थी नहीं, बस बोल देते थे ये डायलॉग कर लो, ये डायलॉग बोल दो। हाँ, सिखाते थे, डायरेक्टर्स सिखाते थे, तो उस तरह से। उस बचपन के कोई इंसिडेंट याद है डबिंग करते हुए? डबिंग करते हुए यही कि मुझे उस टाइम पे मैं इतना छोटा था कि मैं जो सिखाया गया उतना मैं करता था। प्लस मुझे लाफ्टर नहीं आता था, जो कैरेक्टर हंसता तो मुझे हंसना नहीं आता था। यार लाफ्टर तो अभी भी मुश्किल होता है कभी कई लोगों के लिए, वॉइस आर्टिस्ट के लिए। हाँ, कोई नहीं हंस पाता है। हाँ, बट बहुत मजा भी आता है। डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग तरह से हंसते कई बार। मैंने तो सिर्फ मेरा अपना नहीं, बाकी एक्टर्स को भी देखा है, आर्टिस्ट को भी देखा है, जो कैरेक्टर वो पकड़ते हैं। तो वैसे कैरेक्टर्स कब जब करने मिले तब मजा आता है, पर जब नहीं होता तो
तो उस टाइम पे जब मैं छोटा था तो मुझे हंसना नहीं आता था, तो मुझे अभी भी याद है कि एक टेक में मेरी मम्मी पीछे से आई और मुझे ऐसे गुदगुदी करने लगी और ऑटोमेटिक लाफ्टर आया जो ओके हो गया। अच्छा टेक ले लिया था, मतलब बिल्कुल मेथड एक्टिंग कर दी है। मेथड डबिंग मेथड डबिंग, सॉरी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सिलसिला चालू रहा डबिंग का, मम्मी पापा के साथ जाते थे चीज़ें। थिएटर जैसे यार आपने बहुत ज़बरदस्त थिएटर किया। गुजराती थिएटर में आप लोगों को बता दूं, अगर आप सर्च भी करेंगे तो गुजराती थिएटर में करण त्रिवेदी एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, और अभी कुछ समय से थिएटर नहीं कर रहे हैं करण। हाँ, लास्ट मैंने जो प्ले किया था 2019 में किया था। अच्छा, कोरोना से पहले। कोरोना से पहले। बट उससे पहले करण अपने प्लेस के साथ ऑल ओवर इंडिया, कुछ फॉरेन में भी आपके शोज में हैं, है ना? फॉरेन में भी काफ़ी शोज किए हैं। केन्या में किए, नायरोबी में किए, लंदन में किए शोज। तो गुजराती थिएटर की शुरुआत कैसे हुई, मतलब थिएटर की शुरुआत कैसे हुई, उसका प्रोसेस क्या था, वो जर्नी कैसी थी, और उसको वो इवॉल्व कैसे हुआ एज एन एक्टर? थिएटर ने आपको कैसे बनाया? मैंने पहला प्ले जो किया था 1993 में किया था। अच्छा। उसका नाम लाड़क वाया नहीं, आई फॉरगॉट द नेम एक्चुअली। तो 1993 में, बट वो मैं नहीं था एक्टर, वो रिप्लेसमेंट में मुझे बुलाया गया था। ओके। जेडी भाई एंड आतिश भाई, उनका प्ले था। तो उसमें 1993 में मुझे रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया था। जेडी भाई मजीद थे, हैट्स ऑफ वाले, आतिश भाई, आतिश कपाड़िया। हाँ, तो उनके साथ किया था पहला प्ले, वो रिप्लेसमेंट में था, तभी मैंने किया था। फिर एज अ चाइल्ड एक्टर डैड के साथ 2-3 प्लेस किए, और भी मैंने प्लेस किए थे दूसरों के साथ भी। फिर ब्रेक लेके फिर जब मैं कॉलेज में एंटर हुआ, तब मैं एक्ट नहीं कर रहा था, बट मैं विपुल मेहता के अंडर डायरेक्शन सीख रहा था। सो आई वाज हिज असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा। तो मैंने 2 प्लेज उन्हें असिस्ट भी किया। अच्छा, प्लेज में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर यू वर वर्किंग। अरे वाह, वेरी नाइस। देन आई केम बैक टू एक्टिंग ऑन स्टेज। ओके। एंड देन इट वाज दैट इज द टाइम जब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, क्योंकि उसके बाद मुझे हीरो के रोल्स मिलने लगे, लीड्स किए, बहुत सारे लीड्स किए, ऑलमोस्ट 10 साल मैंने लीड्स किए। तो कोई ऐसा प्ले का कुछ एक्सपीरियंस कहीं आपने परफॉर्म किया हो, वहाँ की जो वहाँ की वाइब्स कैसी रहती थी प्ले के बाद की और प्ले के दौरान की? कोई अच्छा अपना कैरेक्टर जो आपको याद हो, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा सबसे फेवरेट प्ले जो मैंने नीरज वोरा जी के साथ किया था। अच्छा। तने रोज मड़ू छू पहली बार, विच मीन्स मैं तुम्हें रोज मिलता हूँ पहली बार। अच्छा। तो वो प्ले मेरा सबसे हिट प्ले, और मुझे दिल से वो प्ले बहुत अच्छा लगता है कि उसमें मैंने जो किया था, वो कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। इट वॉज एन अडेप्टेड स्क्रिप्ट विच वॉज 51st Dates, एडम सैंडलर की जो फिल्म है। हाँ, 51st Dates, करेक्ट। हाँ, तो उसको इंडियनाइज करके नीरज वोरा जी ने वो किया था। दैट वाज माय फेवरेट कि उस टाइम पे दिस इज प्रॉब्ली 15 years बैक। और कितने शोज किए उसके? अराउंड 100 shows। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो थिएटर कर रहे थे, साथ में फिल्मों में भी एक्टिंग चल रही थी। फिल्मों में एक, गाइस आपको मैं बता दूं, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी बहुत साल पहले, मेरी तो वन ऑफ द फेवरेट फिल्म्स है वो, गुलाम, आमिर खान की गुलाम फिल्म। गुलाम फिल्म में एक बच्चा है, वो बच्चा करण है। तो गुलाम फिल्म में आमिर के साथ आपने काम किया, वो प्रोसेस कैसा था, थोड़ा बताइए, कुछ याद है उसकी? बहुत लवली एक्सपीरियंस था वो, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। ऑफ कोर्स आमिर खान के साथ काम करना, आई वाज इन ऑ ऑफ हिम। मैं जब भी मैं सेट पे जाता था, मैं हमेशा आमिर भाई को ढूंढता था कि द वे ही यूज्ड टू वर्क एंड एवरीथिंग, एंड इट वाज अ नाइस कैरेक्टर। हालांकि मेरे फ्रेंड्स आज भी उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि करण इतना बढ़िया एक्टिंग करता था कि आमिर खान ने कहा कि इसे गूंगा बना दो, बोलेगा ही नहीं कि इसके सारे डायलॉग्स काट दो कि ये तो मजाक है। हालांकि फ्रेंड्स लोग बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स, एंड वन मोर थिंग कि उस टाइम ये शायद से आई वाज इन 7th standard और 8th standard, तो मैं तभी गोरा तो था ही, और मुझे दिखाया गया था चाय वाला, एंड मुझे पहनाते थे वो एक सैंडो एंड शॉर्ट्स। तो उस टाइम पे मुझे मेकअप करने में शायद से रानी मुखर्जी से ज्यादा टाइम लगता था। हाँ, पूरा काला, पूरा काला, मतलब 3-4 मेकअप मैन रहते थे, कोई एक हाथ पकड़ रहा है, कोई मुंह पे, पैरों पे। तो आई गेस रानी मुखर्जी मुझसे जल्दी तैयार हो जाती थी, मुझे टाइम लगता था, चाय वाले को टाइम लगता था।
हाँ तो सही तो बोला ना फ्रेंड्स ने कि बड़ा एक्टर था, अच्छा एक्टर था, टाइम लगता है। वेरी नाइस। उसके बाद एक और फिल्म है, तब मैं मिल चुका था खैर तुम्हें, मुंबई मेरी जान। मुंबई मेरी जान में एक सीन है तुम्हारा, हाँ, और वो बड़ा इरफान खान साहब हाँ के साथ। इरफान खान जी के साथ था, वो बड़ा ही इम्प्रेसिव सीन है वो। ए बाबा, ये तूने कौन सा सिगरेट दिया रे? ओरिजिनल नहीं है क्या तेरे पास? हाँ? है ना, लेकिन वो 90 रुपए की है। तो ये लेना लेना भाई, 100 रुपया रख ले। पर तेरे को कौन बोला ऐसा सस्ता और डुप्लीकेट माल देने को? अब मैं कौन सा सिगरेट पीऊंगा ये भी तू ही डिसाइड करेगा क्या? इंट्रोडक्शन सीन है जो इरफान जी का। करेक्ट। उस सीन में कैसा था इरफान भाई के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, उनसे इंटरेक्शन कुछ? मुझे इंटरेक्शन बहुत कम हुआ, बिकॉज मैं पहले तो बता दूं, मैं नर्वस था उनके साथ काम करने, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ लेजेंड, ही स्टिल इज अ लेजेंड, बट थोड़ा सा मैं नर्वस था। और मुझे जो स्क्रिप्ट मिली थी तो उसमें मैंने पढ़ा, सीन पूरा पढ़ा, तो एक थॉट लगता कि हाँ सामने वाला इस तरह से रिएक्ट करेगा, ये रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन होगा। बट टू माई सरप्राइज जब पहला टेक हुआ या रिहर्सल हुआ, जो मैंने सोचा था वो इरफान जी ने किया ही नहीं। अच्छा। ही वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि वो कैरेक्टर जो था, जो गाड़ी से इरफान जी को मतलब ऐसे कट मार के जाता है, इरफान खान साहब थोड़ा गिरते हैं, यूं बोलते हैं क्या किया वगैरह वगैरह, और फिर देखते हैं कि वो उस चाय टपरी पे है, सिगरेट खरीद रहा है, तो एक गुस्सा था उनके कैरेक्टर में, टू शो दैट यू नो कि अब तुझे दिखाता हूँ। बट देन ही रियलाइजेस कि ये लड़का जो है वो कोई बड़े बाप का बेटा है, कि अगर मैं उसे धमकाऊंगा या कुछ करूंगा तो ये उल्टे का मुझे हराएगा, कहीं ना कहीं से 50 लोगों को लेके आएगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, कुछ भी होगा। तो वो गुस्सा दिखाना चाहिए था। बट मैंने जब उनके साथ सीन किया और उन्होंने बिल्कुल वैसा नहीं किया जैसा मैंने सोचा था, दैट टाइम आई रियलाइज दैट यू नो कि अब वाओ, कि ये क्या एक्टिंग है। करेक्ट। दिस इज लाइक समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। उस सीन में सिगरेट खरीदते हो तुम। हाँ। तुमने मुझसे बहुत साल पहले हमारी बात हुई थी कि तुम और मम्मी के साथ तुम देख रहे थे वो सीन, तो वाला इंसिडेंट जरा बताओ। कि पी भी रहे हो ना सिगरेट उसमें? हाँ, उसमें पीनी भी थी ऑफ कोर्स। तो जब मेरी पूरी फैमिली, मेरे कजन्स भी थे, तो कहे कि चलो करण की मूवी आई है तो जाके देखते हैं। और मैं और मेरा भाई, तो मैंने अपने भाई को तो बता दिया कि भाई इस सीन पे मैंने सिगरेट पी है। एंड डैड को तो समझ में आ ही जाएगा। करेक्ट। उनको पता नहीं था कि ये सीन क्या शूट हुआ है, क्योंकि मैं अकेला गया था। करेक्ट। तो मैं बोला यार मुझे डर लग रहा है, पापा देखेंगे, मम्मी देखेगी कि सिगरेट पी रहा है। तो भी दे डिड नॉट रिएक्ट। माय फैमिली वाज वेरी कूल। करेक्ट। उनको पता था कि एक्टिंग है, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कोई बात हुई उस बारे में, डिस्कशन कुछ भी नहीं, लेकिन अपने अंदर नर्वसनेस थी। हाँ। वेरी नाइस। एक फिल्म और है जो आपने की थी, उसका बड़ा ही गजब सा एनेक्डोट है, मेरे को बताओ। शस्त्र फिल्म में भी करण ने एक्टिंग की थी, एज ए चाइल्ड एक्टर। वो जरा बताओ करण। वो मैंने शस्त्र फिल्म ऑफ कोर्स मैंने शूट की थी, आप सब देख सकते हो, पूरी फिल्म देखना। वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, सबसे पहली फिल्म थी, गुलाम से भी पहले। तो जब कास्टिंग हुई उसके बाद, अब आई वाज प्लेइंग मोहन जोशी जो विलन थे उस फिल्म के, एंड हिमानी शिवपुरी जी सन उस फिल्म में। तो पहला शेड्यूल जो हुआ था वो मयूर महल जुहू में, वहाँ पे एक शेड्यूल हुआ था जहाँ पे कुछ एक सीन था, अच्छा खासा सीन था, वो शूट हुआ। अच्छा, बताया नहीं गया था कि आगे जाके क्या होने वाला, क्या करना है। अच्छा। फिर सेकेंड शेड्यूल हुआ था महाबलेश्वर में, जहाँ पे मेरे, बिकॉज मैं छोटा था तो मॉम डैड साथ में आए थे, और पहले दिन होटल से गाड़ी में हमें लेके गए जहाँ पे सेट था। तो वहाँ पे हमने, मेरा शूट नहीं था, जस्ट टू गेट द फील ऑफ द शूट। तो हम लोग वहाँ पे गए और हमने देखा कि एक जो स्टंट मास्टर है, फाइट मास्टर, वो वहाँ पे खाई थी, सीधी खाई। वहाँ पे जाके तरह तरह की चीज़ें कर रहे हैं, हार्नेस करके वो नीचे गए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं मॉम डैड हम तो बहुत खुश हुए, बोले वाह वाह वाह, देखो देखो क्या मस्त है ये। फिर संजय खन्ना डायरेक्टर, वो पीछे से कुछ आए एंड उन्होंने कहा कि करण बाबा यू आर रेडी, यू हैव टू डू दैट। मेरे मॉम डैड तो पूरे मतलब नीले पड़ गए थे। कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारा बेटा ये नहीं करेगा, कि ये बहुत रिस्की सीन है। एक्चुअली इट वाज रिस्की, बिकॉज अगर आप गिरे तो आपकी बॉडी तक नहीं मिलेगी।
तो इनिशियली माय पेरेंट्स वाले नहीं 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 नहीं, ये हम अपने बेटे को नहीं जाने देंगे, ये होगा वो होगा। फिर पापा को कन्विंस किया प्रोडक्शन ने कि नहीं नहीं सेफ्टी है, सब कुछ है, हार्नेस है, सारे स्टंट मास्टर्स है वगैरह वगैरह। तो दूसरे दिन मेरा रिहर्सल था। दूसरे दिन सिर्फ मुझे रिहर्स करने के लिए कि मुझे हार्नेस, इतनी पतली सी तार से मुझे हार्नेस किया था एंड एक स्टंट मास्टर के साथ मुझे नीचे भेजा गया था एंड आई वाज लिटरली क्राइंग थ्रू आउट, अंकल 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 मुझे नहीं मरना, अंकल अंकल कर नीचे जाते हो। ठीक है, वो तो हुआ। तो मेरा डर तब निकल गया। एंड नेक्स्ट डे शूट। अच्छा, ये एक सीन ऐसा था कि मैं और हिमानी जी कहीं पे ऐसे मतलब एक पॉइंट पे बॉल से खेल रहे हैं और वो बॉल खाई में जाता है और मैं सब पकड़ने जाता हूँ, उसमें मैं फिसल जाता हूँ। एंड हिमानी जी रास्ते में आती सारी गाड़ियों को रोकती हैं कि अरे प्लीज प्लीज मदद करो, मेरा बेटा ऐसा हुआ। तो वहीं अनुपम खेर एंड सुनील शेट्टी गाड़ी से आते हैं एंड सुनील शेट्टी सीज एंड ही कम्स डाउन और मुझे बचाते। दैट वाज द एंटायर सीन। और बिकॉज जब मैं रिहर्स कर रहा था उस टाइम पे सुनील शेट्टी ऑल्सो सॉ इट एंड उनका ड्यूप आने वाला था, बट देन सुनील शेट्टी सेड दैट यू नो इफ द किड इज डूइंग इट आई विल डू इट। क्या बात है। हाँ, और वो जो फर्स्ट डे रिहर्सल जो था मेरा डर निकालने के लिए, मुझे तो कुछ एहसास नहीं था। तो मुझे तो ऐसा ही था कि आज लास्ट दिन है जिंदगी का, कि आज मरना ही है। और मैं अपने जोन में था। फिर जब होटल गए तब मम्मी ने डैडी ने मुझे बताया कि अरे पीछे से सुनील शेट्टी, उन्होंने तुम्हारा नाम भी पता किया एंड ही वाज लाइक यू नो चीयरिंग, कम ऑन बाबा करण, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो ये हुआ। दूसरे दिन जब शूट किया तो आई वाज ओके विथ इट। नीचे गए, स्टंटमैन वापस ऊपर, मैं अकेला था खाई में अकेला था। और माइक पे संजय खन्ना बोले करण बाबा रेडी, एंड आई वाज लाइक हाँ 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 रेडी। उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया था। अच्छा, वी शॉट दैट एंटायर सीन, मी एंड सुनील शेट्टी एंड एवरीबॉडी, वी शॉट द एंटायर सीन। फिर वापस कुछ मुंबई में शेड्यूल हुआ। ये सब हो जाने के बाद फिर पता चला कि मूवी रिलीज इस डेट को है एंड न्यू एक्सेल्सियर आई बिलीव कि वहाँ पे या कहीं पे तो उसका प्रीमियर था। तो हमें पासेस नहीं दिखे थे एंड मेरे डैड लड़ झगड़ के प्रोडक्शन के साथ कि मेरे बेटे की पहली फिल्म है, करण की पहली फिल्म है, हमें पासेस चाहिए। पहले तो वो लोग इनकार कर रहे थे, नहीं दे रहे थे कि नहीं हमारे पास नहीं है एक्स्ट्रा पासेस। फिर थक हार के पापा को पासेस दिए। पापा ने फ़ोन किया, हम तैयार होके नए कपड़े पहन के गए मूवी देखने के लिए। सब थे, दीपक तिजोरी, सुनील शेट्टी, फलाने बहुत बड़े बड़े नाम थे। एंड मूवी स्टार्ट हुई, देख रहे बोले करण आएगा। दी एंड आ गया, करण नहीं आया। दी एंड आ गया लेकिन करण नहीं आया। पूरा रोल एडिट हो गया था मेरा। अरे यार, पता नहीं, फिर पता चला कि पता नहीं वो कोई अंदर इंटरनल होगा कि हिमानी शिवपुरी जी का पूरा कैरेक्टर एडिट हो गया। तो जब माँ ही नहीं है तो बेटा कहाँ से आएगा? तो मैं भी आउट ऑफ द मूवी। अमेजिंग। लेकिन वो एक एक्सपीरियंस जिंदगी भर आपके साथ है। Absolutely. I was a kid then. तो मुझे वो एक चीज, उसके बाद भी मैं किसी स्टूडियो में सुनील शेट्टी जी से मिला था, मतलब बम्प हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, हेलो अंकल, डिड यू रिकॉग्नाइज मी? अच्छा। वो कह रहे कि नो बाबा, कि कौन? मैं बोला सर अपना महाबलेश्वर में हमने शूट की थी फिल्म शस्त्र, नीचे गए थे खाई में। तो वही बच्चा nice. अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। तो ये जो एक्टिंग, कैमरा एक्टिंग की, स्टेज एक्टिंग की, फिर डबिंग जिसमें इतना सारा आपने टाइम दिया अपना, और जिसकी शुरुआत अर्ली 2000 में हो गई थी आपके, है ना? लेट 90s में भी, लेट 90s अर्ली 2000 में शुरुआत हो गई थी डबिंग करने की, है ना? नहीं, 90s में भी डबिंग कर रहे थे। मैं जब चाइल्ड वॉइस ओवर आर्टिस्ट था। करेक्ट। अभी ये जो ऐसी वाली डबिंग आई ना, कि पहले तो आप कर रहे थे सीरियल्स की डबिंग, एड्स की करते, सबसे पहले एड्स कर रहे थे, और वो भी 11 लैंग्वेजेस। करेक्ट। अच्छा, अलग अलग लैंग्वेजेस में करते थे? 11 लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी। गजब। और कितनी लैंग्वेजेस आती हैं वैसे? आती मुझे इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, बस ये 4 आती है। बाकी जितने भी एड्स मैं करता था तो वो, और मैं आज भी मानता हूँ कि आज भी कोई बच्चा जरूर होगा जो मल्टीपल लैंग्वेजेस कर रहा होगा। हाँ, करते हैं। बिकॉज अब आप बड़े हो गए तो आपको मिल जाएंगे आर्टिस्ट जो
सपोज आप ओरिया बोलो या पंजाबी बोलो, तो बड़े तो आपको मिल जाएंगे जो आपको सिंक करके देंगे, जो आपको एक्सप्रेशंस देंगे, पर इतने सारे बच्चे ढूंढना तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट उस जमाने में तो था ही, तो आई बिलीव इस जमाने में भी शायद से होगा। हाँ, तो कोई एक बच्चा आई बिलीव कि आज भी मल्टी लैंग्वेजेस करता होगा। करते हैं कुछ बच्चे करते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक बच्चा है जो अच्छी लैंग्वेज में जिसकी पकड़ है या एक्टिंग में जिसकी पकड़ है, तो एडवर्टीजमेंट में ये होता है कि उसको हिंदी उसने डब किया जो मेन एक्टिंग हुई है, फिर उसने एक जैसे करण गुजराती और इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो उनको एक्टिंग तो आ गई है, साथ में डायरेक्टर्स बैठे होते हैं लैंग्वेज के, वो एक्टर को गाइड करते हैं, चाइल्ड एक्टर को, और वो फिर उसी लैंग्वेज की ज़बान में उसको रिपीट कर देते हैं। इस तरीके से एक ही बच्चा या एक ही आर्टिस्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल पाता है, जो करण ने भी किया है। अमेजिंग यार। एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, मेरे को वो बूमर वाला किस्सा जो तुमने मेरे को बताया था, हाँ। वो एक बार बताओ ना जरा, क्या हुआ था वो? मतलब बिकॉज मैं इतने मल्टी लैंग्वेजेस में डब करता था, तो मेरे स्कूल में और कई जगह मेरे बिल्डिंग में भी कई ऐसे डिमांड्स आते थे कि कुछ सुनाओ यार, तुमने क्या किया, कुछ सुनाओ, कि कुछ अलग लैंग्वेज में सुनाओ। तो मुझे बूमर की ऐड है जो मुझे हमेशा याद रह गई थी। थिएटर में भी ऑडियंस वगैरह पूछते थे, तो वो ऐड ऐसे हिंदी में ऐसे है कि अब हर 2 बूमर पैक के साथ एक क्रिकेट कार्ड फ्री और ढेर सारे एक्साइटिंग कार्ड्स, याद रखिएगा। एंड सेम थिंग इन सम साउथ लैंग्वेज, मुझे नहीं पता, तमिल है, तेलुगु है, जो शायद से ऑडियंस में अगर कोई होगा तो पकड़ पाएगा। इट गोज लाइक इप्पवर क्रिकेट कार्ड फ्री ववर एंड बूमर पैक ओडे मिगा अधिक मारने कार्डगल मना करेंगा। ये सही में लैंग्वेज की बोली है। हाँ। पता चला, आप लोग बता देना सही बोला है कि नहीं बोला है। नहीं, ये मुझे याद है, ये छपा हुआ है। छपा हुआ है। अरे अमेजिंग यार। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक फिल्म थी हाई स्कूल म्यूजिकल, तो ये तुम्हारी फेवरेट जगह है? हाँ, साइंस क्लब की मेहरबानी से मेरे दोस्त भी इस जगह के बारे में नहीं जानते। पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारा दीवाना है ट्रॉय। मुझे लगता है यहाँ का हर स्टूडेंट तुमसे दोस्ती करना चाहता है। अगर हम ना हारे तो। कोच का बेटा होना काफी मुश्किल होता होगा ना? हाँ, मुझे बाकियों से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसमें जो जैक एफ्रोन की वॉइस थी, हाँ। बचपन में देखी थी हमने। तो उसके बारे में बताओ। डिज्नी का प्रोजेक्ट था वो? हाँ, डिज्नी का था। वो वॉइस कैसे ऑडिशन हुआ था, कैसे? हाँ, ऑडिशन तो हुआ था ऑफ कोर्स, एंड जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स थे वो मुझे जानते थे, तो दे न्यू कि ये करण कर पाएगा। एंड फिल्म बहुत अच्छी थी, फुल ऑफ यूथ थी, एंड दिस वाज आल्सो बहुत साल पहले की बात है। तो मुझे बहुत फिल्म भी इतनी प्यारी लगती थी बिकॉज उस टाइम पे जो यंग रोमांस वगैरह जो था, और आई वाज आल्सो दैट प्रॉब्ली इन दैट कॉलेज जोन, तो मुझे आई कुड कनेक्ट विद इट, मुझे वो उस चीज़ से कनेक्शन मिलता था। करेक्ट। और साइमल्टेनियसली एक और बड़ा प्रोजेक्ट, गाइस, बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं पता है। मैं मुंबई में नया आया था 2007 में, और तभी से मैं एक स्टूडियो के साथ एसोसिएट हो गया था, और मेरी ये डबिंग की, वॉइसिंग की, राइटिंग की जर्नी शुरू हुई थी। और तब मैं एक जिस स्टूडियो में था, उस स्टूडियो में करण आते रहे थे, और तब करण थे हीरो, अभी भी हीरो ही है। तब बिल्कुल एंट्री होती थी करण की ऐसे स्टूडियो में, हाँ भाई क्या करना है, कैसे करना, अच्छा ये है, चलो कैरेक्टर करते हैं। तब मेरे को मेरे वहाँ के जो मेंटोर्स है, सीनियर्स ने बताया, भाई ये करण है, ये वॉइस है हैरी पॉटर की। तब मुझे बोला, भाई हैरी पॉटर मैं तो देखता था, तब चौथी या तीसरी कुछ रिलीज हुई थी शायद 2007 में, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा 2007 में कौन सी रिलीज हुई थी। लास्ट फिल्म कब की थी तुमने? मुझे वो याद नहीं है कब की थी मैंने वो लास्ट। मैंने पार्ट 5 लास्ट की, पार्ट 2, 3, 4, 5, ये 5वीं जो थी मेरी लास्ट। उसी दौरान की बात है, हम बताते हैं। तो हैरी पॉटर, द ओजी हैरी पॉटर हिंदी वॉइस करण त्रिवेदी। तुम अपनी जादुई छड़ी को बहुत हिला रहे हो, बस इस तरह करो। निरस्त्र भव। विस्मित मंत्र तुम्हारा सबसे जरूरी हथियार है, ये मंत्र हमेशा तुम्हारे काम आता है। तो अब आ जाओ नाइजल, तुम कोशिश करो। तो भैया करण, मेरे को बताओ, फर्स्ट में वॉइस आपकी सिस्टर ने की थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 फिल्में आपने की है वॉइस। इसके बारे में जरा बताइए। हैरी पॉटर प्रोजेक्ट कैसे मिला, जब शुरू में मिला कैसे था? ऑडिशन हुआ था, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ कोर्स हैरी इतना, डैनियल रैडक्लिफ इतना छोटा था कि उस लड़की भी उसे वॉइस कर सकती थी, तो मेरी सिस्टर अमी त्रिवेदी ने उसे वॉइस दिया। फिर पार्ट 2 से आई गेस वेस्ट से ही डिमांड आया कि वी नीड अ प्रॉपर बॉय, यंग किड। तो उसके लिए ऑडिशंस हुए थे, आई गेस वीजीपी करके स्टूडियो था, मुझे अभी याद नहीं है, बट आई एम गेसिंग कि वहाँ पे ऑडिशंस हुए थे और मेरा अप्रूव हो गया।
मेरा वॉइस जो था वो अप्रूव हो गया, तो वहाँ से शुरू। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैं भी हैरी पॉटर का फैन था, अब बचपन में तो वही देखते थे एंड इतना बड़ा हाइप्ड मूवी Correct. कि ओहो हैरी पॉटर वाज समथिंग एल्स ओनली। तो जब मैं जाता था तो मैं खुद यूं था, जब शुरू किया तो पहले कुछ सीन्स में इतने रीटेक्स क्योंकि वो नर्वसनेस होती और तब तक तुम एक अच्छे आर्टिस्ट थे, Absolutely. है ना? तुमको इस कला के बारे में पता था, डबिंग प्रोसेस के बारे में पता था, एक्टिंग तुम कर रहे थे, थिएटर कर रहे थे, है ना, टीवी सीरियल्स फिल्म्स वगैरह कर ली थी, पर उसके बावजूद वो कैरेक्टर इतना बड़ा था हैरी पॉटर। Right, तो हाँ, उसके फिर पहले जब गए तो रीटेक्स हो रहे थे, फिर धीरे धीरे फिर जब कैरेक्टर पकड़ में आया एंड वो फिर जो जब मुझे एक्चुअली पहले जो मैं करता था एनिमेशन वगैरह तो सब हाई पिच ना ये सब वैसा हुआ करता था। जब डैनियल रैडक्लिफ के लिए डब करना पड़ा, जब हैरी पॉटर डब करना पड़ा, तो वो अंडरटोन था। करेक्ट। तो उस चीज को पकड़ में लाना, उस चीज को एक्यूरेट करना, करेक्ट, वो करते करते थोड़ा टाइम लगा, फिर जो मजा आया हर एक सीन का, हर एक, क्योंकि विस्परी टोन में वो सारे सीन्स हुआ करते थे। क्योंकि कैरेक्टर ही वो वैसा है ना, दबा कुचला सा, है ना, अपना नहीं, जब फाइट्स होती हैं, जब वोल्डेमॉर्ट के साथ, तब तो जो वो सारे सीन्स हैं, दोज वर डिफरेंट। तो करेक्ट। बट बाकी के सीन्स जो थे, एंड ऑफ कोर्स जो हैरी पॉटर के लिए डबिंग करने जा रहे हो, तो पहले से ही आप सब सुबह उठते तब से आपका दिमाग रहता है कि हाँ कुछ अलग डब करने जा रहा हूँ मैं। कितना टाइम लगता था एक फिल्म डब करने में? अगर फर्स्ट फिल्म का तो मुझे याद नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया। बट आई बिलीव हम टुकड़ों में करते थे। हाँ, क्या एट वन गो, तो अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो वन गो में करना भी नहीं चाहिए, टू बी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आपका गला थक जाता है। एंड आप जब फ्रेश डब करते हो, फ्रेश गला होता है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी अच्छी मिलेगी। हरमाइनी कौन? परिग्ना। हाँ, तो मैं जब नया आया था स्टूडियो में, मेरे को मतलब 1-1.5 महीना ही हुआ था, तो परिग्ना भी वहाँ डबिंग करने आती थी, और एक दिन करण और परिग्ना मिल गए। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, मैं अपना मोमेंट बता रहा हूँ। तो करण वहाँ आया और हरमाइनी मतलब परिग्ना भी आई, तो करण बोलता है हे हरमाइनी, तो परिग्ना बोलती है तुम कैसे हो हैरी पॉटर। तो मतलब इन्होंने अपने डायलॉग बोले और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि भाई यार क्या ज़बरदस्त लोग हैं यार यहाँ पर, मतलब सब वॉइस एक्टर्स है, आर्टिस्ट है। और वो चीज़ जो मैं 1-2 साल पहले DVD में देखी थी, वो एक्टर्स को सामने बात करते हुए, मेरे लिए बड़ा अच्छी मेमोरी है मेरी शुरुआती दौर की मुंबई की। वेरी नाइस। तो फिर क्या कहता है, क्या फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो 5th के बाद 6th क्या हुआ, क्यों नहीं की? वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था प्रोड्यूसर्स और मेरे बीच। अच्छा। तो बट नथिंग मॉनिटरीली, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था दैट कि थ्रू डिफरेंट मिसअंडरस्टैंडिंग। करेक्ट। हाँ, अभी करण ने मेंशन किया मॉनिटरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं, क्योंकि जब हम डबिंग करते हैं, क्योंकि मुझे भी अभी करण से तो कम ही साल हुए, लेकिन 16-17 साल हो गए, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कोई भी कास्टिंग में, और कोई भी बीट राइटिंग में, बीट स्टूडियो किसको देना है प्रोजेक्ट, तो उसमें मॉनिटरी फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किस बजट में वो फिल्म डब हो रही है ये। exactly. तो इसलिए करण बोल रहा है कि मॉनिटरी कोई फैक्टर नहीं था, कि करण जो बजट मांग रहा है वो नहीं था, बट और भी चीज़ें होती हैं, और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पर ठीक है, आपने छोड़ा तो राजू कावा वो कर रहे हैं अभी, वो उन्होंने किया बाकी की 3 फिल्में, राइट, लेकिन 4 फिल्में आपने की हैं और एक आपके सिस्टर अमी ने की है। अमी ने किया। तो हैरी पॉटर तो बड़े गजब था यार, मैं भी फ़ैन हूँ यार आपका, बचपन में मैंने देखी है, लेकिन अभी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, करण और मैं, है ना। अच्छा करण, हैरी पॉटर तुम कर रहे हो तो मज़ा तो आ रहा होगा, है ना, एक अलग प्रोसेस था डबिंग का, लेकिन जब डबिंग हो गई थी, 1 फिल्म 2 फिल्म कर ली, 3 फिल्म कर ली, उसके बाद जो तुम कॉलेज में थे, तो वो वाला जो एक कुछ इंसिडेंट है वो ज़रा बताओ, तुम कैसे? इंसिडेंट तो इतना ही है कि मैं कॉलेज में आ गया था, एंड मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बहुत बार प्यार हो चुका था अलग अलग लड़कियों से। एंड उस टाइम पे मैं थोड़ा होता ना शो ऑफ करना, तो मैं, लेकिन नहीं, मैं ना उसको शो ऑफ नहीं बोलूँ, पता नहीं तुम शो ऑफ करते थे कि नहीं, क्योंकि मैं भी तुमसे उस दौरान मिला था, है ना, आज से 15-16 साल पहले, लेकिन मेरे को करण का स्टाइल बड़ा नेचुरल लगता था,
कि वो जो भी करता था वो नेचुरल लगता था, वो एक्टिंग कर रहा था जो कर रहा था, लेकिन वो एक इसलिए इसको जब भी तुमको जो रोल भी मिले वो वैसे ही मिले, थोड़ा सा हाई क्लास रोल मिले। जैसे ही अपना तारक मेहता में जो है उसके बारे में बात करते हैं, तारक मेहता के बारे में। तो जो तुम्हारा स्टाइल, जो पर्सनैलिटी है ना एज एन एक्टर, एज ए रियल लाइफ कैरेक्टर, वो तुम्हारी काफ़ी फ्लैम्बॉयंट सी है, है ना, इस वजह से तुम्हें रोल भी वैसे मिलते हैं। Right. तो हाँ, वो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट था वो, है ना? हाँ, तो क्या होता था? तो ड्यूरिंग जब मैं जहन में था तब हैरी पॉटर के वक्त तो मैं लोग पूछते थे ऑफ कोर्स, हालांकि जहन के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कभी भी, या मेरे फ्रेंड्स जो थे वो कभी भी हिंदी डब तो नहीं देखते थे। जय हिंद कॉलेज की बात हो रही है, ये कॉलेज है मुंबई में, चर्च गेट में, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस इन मुंबई। करेक्ट। तो क्राउड भी बहुत अच्छा होता था, द क्राउड इन जय हिंद इज वेरी गुड। तो मैं बाकी स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में मूवी देखते थे, हिंदी में नहीं देखते थे, बट जस्ट टू इम्प्रेस गर्ल्स मैं लड़कियों को पूछा था कि तुम्हें हैरी पॉटर की डबिंग देखनी है, कि यू विल सी इट बिफोर द वर्ल्ड सीज इट। अच्छा। वैसे करके लड़कियों को स्टूडियो में लेके जाता था डबिंग दिखाने के लिए, ताकि वो लोग इम्प्रेस हो जाए और मेरी चर्चा पूरे कॉलेज में हो। क्या बात है यार, ये सही था। पर लड़कों को कभी नहीं लेके गया था, सिर्फ लड़कियों को लेके गया था। ये एक्स्ट्रा पर्क्स हैं बीइंग एन एक्टर और वॉइस एक्टर, है। एब्सोल्युटली, या। और आप जब उस एज में रहते हैं तो वो एक नेचुरल फ्लो हो जाता है सबके साथ। एब्सोल्युटली। तो हैरी पॉटर के बाद अगर शुरू करें डबिंग की मैं बात करूं, एक जो तुम्हारा कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद है वो है जो गोल्डबर्ग, यू। तो गाइज, अगर आपने नेटफ्लिक्स में अगर आपने यू नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, और सीजन 1 से देखिए, और उस कैरेक्टर जो गोल्डबर्ग के लिए देखिए, और करण की डबिंग के लिए देखिए। हेलो, तुम हो कौन? सब मुझे बेक बुलाते हैं। और ये मिल गई। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खुले हुए हैं, चाहती हो लोग तुम्हें देखें, सुने, जाने, और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अमेजिंग डबिंग की है करण ने। मेरे को लगता है करण ये तुम्हारा वन ऑफ द बेस्ट काम है। एब्सोल्युटली, है ना, अब तुम्हारे पूरे करियर का। क्योंकि कैरेक्टर तो है इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत खतरनाक कैरेक्टर है। मैंने उस क्या नाम है, पेन बैजली, मैंने उसका इंटरव्यू भी तुम्हारे पॉडकास्ट के लिए मैंने सुना था, देखा था। उसको भी उस कैरेक्टर को रोल करने के लिए उसको बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती थी, क्योंकि उसमें वॉइस ओवर चल रहा है, एक्टिंग चल रही है, फिर कैरेक्टर इतना कॉम्प्लेक्स है, डार्क। तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे रहा? मेरा एक्सपीरियंस करने का बेसिकली जब इसका ऑडिशन हुआ था, तो ऑडिशंस तो कई बार करते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए करते हैं, अमेजोन के लिए करते हैं, नॉर्मल कोई फिल्म हो, वेब सीरीज हो, कुछ किसी भी चीज़ के लिए हम करते ही हैं। और कोई भी आर्टिस्ट जो है वो ऑडिशन तो 100% ही देता है। करेक्ट, 100% ही देता है। अब मैंने जब यू के लिए ऑडिशन किया तो द वन थिंग आई नोटिस दैट द कैरेक्टर इज सो डार्क, एंड परफॉर्मेंस बाय पेन बैजली, वो बाप रे बाप, तो मुझे इतना पसंद आ गया। आई वॉज होपिंग कि यार इसमें मेरी वॉइस अप्रूव हो जाए, क्योंकि हो सकता है 3-4 वॉइसेस दी हो, ऑडिशन लिया हो, और इसमें किसी का भी सिलेक्ट हो सकता है, करेक्ट। पर जब मैंने उसे डब किया तो आई नोटिस्ड वन थिंग, कि पेन बैजली उनके ग्रेन्स बहुत ज्यादा है, ग्रेनी वॉइस है, और मेरी नेचुरली वैसी नहीं है। मेरी नेचुरली वैसी वॉइस नहीं है। अगर मैं माइक पे जाऊंगा तो जैसा मैं अभी साउंड कर रहा हूँ वैसे ही साउंड करूंगा। ग्रेन क्या होता है? ग्रेन्स, वॉइस में ग्रेन्स होना क्या होता है? बेसिकली जैसे अब आप यू देखेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि अभी मैं जिस तरह से बात कर रहा हूँ, करेक्ट, एंड इफ आई से ओह हेलो, हाँ, मतलब जो ग्रेन्स है, मतलब दाने निकलते हैं, मोतियों की तरह जो आवाज निकलती है। करेक्ट। और उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। करेक्ट, बिकॉज थ्रू आउट आप जो डायलॉग आप दे रहे हो, थ्रू आउट उसमें आपको ग्रेन्स देनी हो। अगर मैं सिर्फ इसमें ही मैं ग्रेन्स दूं, पूरा बाकी का जो डायलॉग है उसमें ना आए तो वो मजा नहीं आएगा। हाँ, अभी यहाँ पर हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई जब करण की आवाज़ में वो ग्रेन्स नहीं थे तो करण का ऑडिशन क्यों हुआ, या करण को बनाने की ज़रूरत पड़ी? तो मैं पे ऐड करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक अवे के लिए हम अब ग्रेन्स तो निकाल दिए जा सकते हैं आपकी वॉइस से मॉड्यूलेट, लेकिन एक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो करण ने क्रैक किया
बाय चेंजिंग, बाय मॉड्यूलेटिंग हिज वॉइस, है ना, जो आप बोल रहे हो ग्रीन, तो एक्टिंग की वजह से शायद वो आपका अप्रूव हुआ और आपने जो वॉइस, जो आपको चैलेंजिंग रहा पूरा प्रोसेस, 40 एपिसोड डब करना, मतलब बेशक 1-2 साल के अंतराल में हुए। हाँ, तो अभी वापस आते हैं, तो एक्टिंग इज इम्पॉर्टेंट टू क्रैक द ऑडिशन। एब्सोल्युटली। तो हाँ, उसमें चलिए ऑडिशन तो अप्रूव हो गया। Correct. उसके बाद जब फर्स्ट एपिसोड शुरू हुआ डब करना, एंड स्लोली स्टेडीली, अगर आप खुद भी देखें, अगर आप यू का फर्स्ट सीजन का 2 एपिसोड देखें, देन यू विल बी सो एंग्रॉस्ड इन इट कि फिर आपको हिलने का भी मन नहीं करेगा। तो मुझे भी, मैं भी जैसे जैसे वो एपिसोड्स आगे जाने लगे, मुझे भी नहीं पता था स्टोरी क्या है। करेक्ट, मैं जानता ही नहीं था करेक्ट, ये क्या चीज़ है। करेक्ट। फर्स्ट थिंग वाज लाइक यू नो आई लव्ड द परफॉर्मेंस जो गोल्डबर्ग का जो किया था उन्होंने, तो मैं भी उसे मैच करने की कोशिश कर रहा था, जितना हो सके, जितना डीप हो सके, जितना 100% मैच करने की कोशिश कर रहा था। एंड जैसे जैसे एपिसोड्स आगे गए, जैसे जैसे कहानी आगे गई, फिर मैंने रियलाइज किया दिस कैरेक्टर इज समथिंग एल्स, वाओ, मजा आ गया। एंड इसीलिए जो, जैसे मैंने पहले कहा, टुकड़े टुकड़े में करते थे, करेक्ट। तो यू भी मैं वैसे ही कोशिश करता था कि एक ही एपिसोड एक दिन में करूंगा, या भले एक एपिसोड ना भी हो, कि थोड़ा बच गया हो, करेक्ट, कल कर लेंगे। और मैं ये करता था कि अभी भी मैं, जो मैंने लास्ट सीजन मैंने डब किया, कि मैं यू को सुबह ही डब करता था, फर्स्ट डब। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि आपका खाली पेट होता है। ठीक है, अब अगर आपने नाश्ता नहीं किया है, खाली पेट होता है, बेस बहुत अच्छे से निकलता है। ओके। हाँ, तो ग्रेनी जो टेक्सचर भी है ना, वो सुबह आप नोटिस करते हो, जब आप जब सुबह उठते हो, हाँ, और जब आप पहले कुछ बोलते हो तो आपकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है। हाँ, सो दैट हेल्प्स यू। तो वॉइस कैसी, कुछ डायलॉग याद है आपको? डायलॉग तो मुझे वो ट्रेलर जो था, वो मैंने खुद ने कई बार सुना है, तो मुझे वो याद है। हाँ, बोलिए। इट गोज लाइक, ओह हेलो, तुम हो कौन? और ये मिल गई। सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स खुले हुए हैं, चाहती हो कि लोग तुम्हें देखें, सुने, जाने, और मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। क्या बात है। तो इसमें हल्का सा ना ग्रेन दे के थोड़ा वॉइस मॉड्यूलेट करना, हाँ, तो ये तो बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा यार, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा, उसका थॉट प्रोसेस चलते रहता है, बोलता भी है। हाँ, तो ये जब हम डब करते हैं, जब हम थॉट प्रोसेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी वॉइस ओवर, उसका एक अलग एक्सप्रेशन होता है ना, और जब हम डायलॉग बोल रहे हैं, जब कॉन्वर्जेशन हो, तो उसका अलग एक्सप्रेशन होता है। तो वो कैसे करते थे कि पहले पूरा वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया जो उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है, या साइमल्टेनियसली? नहीं, साइमल्टेनियसली, क्योंकि उसी के साथ स्टोरी के साथ जाना था। करेक्ट। मतलब मैं एक बार रिकॉर्डिस्ट ने कहा भी था कि काम करते, क्योंकि उनका भी सेटिंग था। हाँ, वही मैं पूछ उनका सेटिंग था कि इस पे कुछ उनका जो भी सेटिंग हो, बिकॉज टेक्निकली मुझे वो नहीं पता है वो चीज़। तो साउंड रिकॉर्डिस्ट ने कहा भी था, एक काम करते, पहले हम सारे वीओज ले लेते हैं, और फिर जो ऑन कैम है जितना भी, वो हम डब करेंगे। बट आई रिफ्यूज, बिकॉज मुझे वो स्टोरी के साथ जाना था, उसके साथ जाना था, चाहे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, करेक्ट, बट उसी का फन है, और वो चीज़ रिफ्लेक्ट भी हुई है। वो रिफ्लेक्ट वही बोलते हैं ना कि यार बहुत सारे लोग अभी तो पिछले कुछ सालों में, जब से नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन में डब होने लगे हैं शो, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग जो मेट्रोज में रहते हैं, वो लोग पसंद नहीं करते थे हिंदी में देखना, अभी पसंद करते हैं। बट हिंदी में डब करने में कितनी मेहनत जाती है, या जो हिंदी में आपको अच्छे लग रहे हैं शो, डब्ड शोज़, उसमें इसलिए अच्छे लग रहे हैं क्योंकि उसमें ऐसी मेहनत होती है, उन कैरेक्टर्स को डब करने में इतनी मेहनत करते हैं आर्टिस्ट लोग। जैसा अभी करण ने बताया कि ये कोशिश करते थे कि एक दिन में एक एपिसोड करें, या कभी पूरा ना करें, या सुबह सुबह अपनी रिकॉर्डिंग शेड्यूल रखें, ताकि सुबह अपनी वॉइस उस कैरेक्टर से मैच करते हुए दे सकें। करेक्ट। सुपर यार। तो ये कैरेक्टर तो बहुत ही अमेजिंग है ये जो का। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, सबसे चैलेंजिंग, इतने सारे एपिसोड्स के सबसे चैलेंजिंग कोई सीन याद हो, या कोई सेशन याद हो जो जहाँ पर सबसे चैलेंजिंग रहा हो उसको डब करना? एक सीजन में एक सीन आया था जहाँ पे जो गोल्डबर्ग शायद से कुछ नशे में था या कुछ था, तो उस सीन में जो गोल्डबर्ग खुद है, करेक्ट, और इमेजिन कर रहे हैं सामने भी जो गोल्डबर्ग है। अच्छा, ठीक है, तो ये ओरिजिनल है, वो अपना ऑन कैम भी बात कर रहे हैं, और उनका जो थॉट प्रोसेस वो वीओ है, वो भी है, और इमेजिन जो गोल्डबर्ग है सामने, तो वो आपस में बात कर रहे हैं। तो इसका खुद का ऑन कैमरा वीओ
उसका भी ऑन कैमरा, उसका भी वीओ, और दोनों आपस में लड़ते हैं। अच्छा, ये जो है उसे समझाता है कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, कि यू गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, मत सोच खून करने के बारे में एंड ये वो। तो ये डब करते वक्त मैं खुद हैरान हो गया था, जो रिकॉर्डिस्ट था वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 ट्रैक्स बने थे अच्छा, कि उसी एक पर्टिकुलर सीन में, और सब तुम्हारे ट्रैक है। सारे के सारे ट्रैक्स में। उसे डब करने में कितना टाइम लगा मुझे याद भी नहीं कि कितना टाइम लगा होगा, बट वो बहुत ही ऐसा था कि मैं खुद थक गया था कि कितना करोगे आप। इसका ट्रैक ले लिया, फिर सामने जाके उसका ट्रैक लो, फिर जो लड़ाई है, एक्सप्रेशंस हैं दोनों के एक्सप्रेशंस लेने, वो दोनों के अलग अलग ट्रैक्स। तो वो बहुत चैलेंजिंग है, पर मजा आया ऑफ कोर्स। जैसे जो की वॉइस को मैच करने के लिए तुमने वॉइस को हल्का सा मॉड्यूलेट किया था, ग्रेन्स लाए थे, तो क्या एक एज एन एक्टर या वॉइस एक्टर आप वॉइस के लिए कुछ करते हैं क्या, प्रैक्टिस करते हैं क्या? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे कि आप ओम रिसाइट करो, उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस होते हैं। एंड रीडिंग की हैबिट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कोई अच्छा डब देख लें आप, तो आप ट्राई करें उसी चीज़ को वापस बोलने की। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है करण। बहुत अच्छी एक्सरसाइज मैं सबको बोलता हूँ, पता है, जो नए भी आते हैं बच्चे लोग ऑडिशन देने, तो मैं सबको बोलता हूँ, जो आप दूसरों का काम देखते हो ना, उसको रिपीट करो। इनफैक्ट मैं भी, जब मैं आया भी नहीं था मुंबई में, दिल्ली में था, थिएटर वगैरह करता था, लेकिन मेरे को शौक था कि मैं वॉइस ओवर करना हो। मेरे दिमाग में, मेरे को पता नहीं था क्या प्रोसेस, तो मैं जो ऐड होता था ना उसको रिपीट करता था, उसके वॉइस ओवर्स। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जो नए लोग जो करना चाहते हैं वॉइसिंग, यू रिपीट, ताकि वो मसल मेमोरी बनती है। मसल मेमोरी बनती है। यहाँ तक कि मैं अगर पहले की बात करूं, अभी भी की बात करूं, अभी भी ये होता ही है। करेक्ट। कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, तो मैं कोई बिल बोर्ड देखता हूं, तो बिल बोर्ड पे जो भी लिखा है उसे एक्सप्रेशन के साथ ही बोलता हूं, भाई मैं भी बोलता हूँ यार, और बकायदा बोलता हूं मैं। ये होता है, यही तो एक्सरसाइज है। इसी से तो आप, मतलब आपकी वो प्रैक्टिस होती है। और चाहे आप बन भी गए वॉइस आर्टिस्ट, हाँ, पर ये हैबिट हो गई है कि अभी कुछ मैंने पढ़ लिया कि डेयरी मिल्क, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क, वो एक भाई ये मैं भी बोलता हूँ, पता है। और ये सीरियसली बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप वॉइस एक्टिंग करना चाहते हैं, या आप इन जनरल भी, अगर आप कोई भी चीज़ उसको एक्सप्रेशन के साथ बोलेंगे, आपकी वॉइस में एक अलग निखार आएगा विद द टाइम, जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है उससे। सीरियल्स में बचपन में तो काम किया था, बड़े होके एज ए मेन लीड एक शो किया था आपने, अलबेली कहानी प्यार की, डीडी का। हाँ, वो उसका एक कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा एज ए लीड कैरेक्टर करना? बहुत अच्छा लगा। इट वाज वो एक ही जो ऐसे कह सकते हैं कि मेन लीड मैंने किया है अपनी लाइफ में। यस, आखिर ग्रैंडसन किसका? 97% मार्क्स आए, गोल्ड मेडल मिला है, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया हूँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है, और हायर स्टडीज और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए फुल स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप। अरे वाह। एंड दैट इज द लास्ट व्हिच आई एक्टेड इन फ्रंट ऑफ कैमरा। उसके बाद मैंने कैमरा किया ही नहीं, टू बी वेरी। अच्छा, मतलब अभी तो 15-16 का शो था शायद। हाँ, 8-9 साल हो गए। हाँ। तो वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज शोभना देसाई प्रोड्यूसर थी उसकी, एंड शोभना जी मुझे पर्सनली जानती थी। तो उन्होंने तो पहले ही ठान लिया था कि इस सीरियल का लीड मुझे करण त्रिवेदी चाहिए। अच्छा। और मैं जब से मैं अंधेरी आया था, पहले जब मैं अंधेरी शिफ्ट हुआ, तो मेरे अंदर एक किलर इंस्टिंक्ट था कि अब तो मैं, एंड दैट वाज वे बैक, तो मैं अंदर था कि अब तो मैं ऑडिशंस दूंगा, अब मैं इंडस्ट्री में छा जाऊंगा, कि मैं हीरो हर जगह पे, शाहरुख खान, आमिर खान कहीं नहीं होंगे, सिर्फ करण त्रिवेदी होगा, ऐसा था। बट देन ऑडिशंस, फिर मैं पता नहीं थोड़ा पुट ऑफ हो गया ऑडिशन से, मेरे अपने रीज़न से, तो मैं ऑडिशंस नहीं देता था। तो सिर्फ जहाँ पे मुझे इनवाइट किया जाता था कि कॉल करके कि प्लीज़ आप ऑडिशन करने आएंगे, तो मैं जाता था, वरना मैं ओपन ऑडिशंस में कभी नहीं जाता था। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल्सो अलबेली कहानी प्यार की, तो तब भी मैं जब गया ऑडिशन देने के लिए, एंड आई हैव बीन लाइक दिस कि मैं कभी अपने आप को डेकअप करके, जैसे लोखंडवाला में टिपिकल होते हैं, लाइक यू नो देयर आर पीपल हु वो एफर्ट्स लेते हैं अच्छा दिखने, जेल ना ये वो बॉडी, जबकि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया। तो मैं ऐसे ही जाता था। मैंने बोला ना वो नेचुरल है, तो पर्सनालिटी नेचुरल है वैसी। हाँ, बट उस ऑडिशन में भी ऐसा हुआ, कि
थे इनवाइटेड लोग थे ऑडिशन करने के लिए, लड़के भी लड़कियां भी। तो सारे के सारे लड़के जो हैं एकदम बन ठन के अच्छे से कपड़े ना, एंड सेम थिंग विद गर्ल्स आल्सो। जबकि मैं तो नॉर्मल गया था और कोने में बैठा था, स्क्रिप्ट पढ़ ली थी, एंड ये लोग आपस में लोग फ्रेंड्स भी थे, बहुत सारे होते हैं वैसे कि हाँ, और मैं चुपचाप साइड पे बैठा था। तो लोग को पता भी नहीं था कि ये एक्टर होगा शायद से। अच्छा। एंड आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम शुभना जी अपने केबिन से निकली और उनको कहीं जाना था, एंड जाते जाते उन्होंने मुझे देखा और देखते ही बोले, मेरा बाबू कैसा है तू, तो ये बाकी सारे डर गए ये कौन है जो इतना शांत सा बैठा था। हाँ, तो फिर ऑडिशन हुआ, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया। 8 महीने हम लोग ने शूट किया, एंड उस टाइम पे भी एक कॉन्फिडेंस जो आपको मिलता है, बिकॉज आप लीड बन चुके हो सीरियल की। तो जब आप सेट पे भी जाते हो, जब आपकी गाड़ी पार्क होती है, तब पीछे 2 स्पॉट बॉयज आ जाते हैं कि सर की बैग लेनी है, सर का ये है, एंड नाश्ता और चाय भी अलग होता था कि बाकियों को हाथ में थमा दिया जाता था, जबकि मेरे लिए प्लेट में आता था। जो चाय का कप भी अलग था, फुल स्टार। तो वो एक फीलिंग जो होती है सेट पे जाने की, वो बहुत ही, जब भी किसी भी, आई एम स्ट्रांगली बिलीव जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं उनको वो फीलिंग जो होती है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल फीलिंग। एक्टिंग तो डेफिनेटली आपको परफॉर्म तो करना ही है, वो करेक्ट, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसी के बेसिस पे आपको स्टारडम मिलता है। राइट। कुछ एक्सेप्शंस छोड़ दें तो, अगर जो बॉलीवुड में चल रहा है, ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं। तो एक और कैरेक्टर जिसने मतलब मीम की बाहर ला रही है, आज भी इतने सालों के बाद भी एक कैरेक्टर आपका, दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में करण का जो ट्रैक आया था, उसके काफ़ी दीवाने भाई, अलग लेवल पे दीवाने हैं। जिसको नहीं पता वो देख लेना तारक मेहता के वो एपिसोड्स। विक्की नाम था ना कैरेक्टर का? विकी। तो चंपक चाचा की जो आपने वाट लगाई उसके बारे में क्या जरा बताओ। मस्त कैरेक्टर था, बहुत बहुत लवली ट्रैक था, तो इसीलिए उसकी मीम्स आज तक बन रही हैं। मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। वो काफ़ी लोग जानते हैं, कितने डीएम्स आते हैं या नीचे कमेंट्स भी छोड़ते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी कहते हैं तू एक्टर है ना, यू शुड बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, पर नहीं रह पाता हूँ। तो नारुतो में टोबी कैरेक्टर करते हो ना? हाँ, टोबी। हम दोनों सुबह से चल रहे हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम थके हुए हो। टोबी कैसा है? फनी कैरेक्टर है, बहुत ही फनी कैरेक्टर है। जो हाई पिच, थोड़ा जो उसका टोनेशन है, उसका हाई पिच टोनेशन है, एंड वो डेदरा के साथ, मतलब उसी के साथ रहता है। एंड फनी इन अ वे ऐसा है कि जो सीन्स मैंने किए ना बीच बीच में, तो उसमें इतना अच्छा है कि वो उससे उसका दोस्त भी है, उसका दोस्त भी है, एंड ही इज ऑलवेज विद हिम, दैट यू नो कि अरे नहीं ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा। कुछ डायलॉग्स हैं क्या उसके, याद हैं क्या? अभी जो मैंने किया था वो एक बहुत फनी था उसमें, कि वो जो डेदरा उसका फाइट चल रहा है किसी के साथ, एंड ये डेदरा के साथ ही रहता है। तो एक आध बार ब्लास्ट हो जाता है, एंड वो रोने लगता है कि अरे यार मेरे साथ था, अच्छा इंसान था, ये वो, और फिर रियलाइज होता है कि डेदरा मरा नहीं है। तो बोलता है कि अरे तू अपना मुंह बंद करेगा, और बोला ऐसा, मतलब अब तुम मरे भी नहीं अब तक। अच्छा, पहले शोक मनाने लगता, मतलब ड्रामेटिक, बहुत ओवर ड्रामेटिक कैरेक्टर। हाँ, एंड फैन बेस उसका है, मैंने इतना देखा है कि वो जो कैरेक्टर का है, बिकॉज मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, मुझे डीएम्स आते हैं, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जितने भी एनीम फैंस हैं वो टोबी के लिए मुझे मैसेज करते हैं, जरूर करते हैं। कमेंट्स भी नीचे लिखे हैं कि योर वॉइस मैचेस टू टोबी वगैरह वगैरह। वेरी नाइस। तो एनीमे जब डब कर रहे हो आप, तो और जो जैसे यू जैसा कैरेक्टर करते हो, या हैरी पॉटर जो आपने किया है, या और जो लाइव एक्शन करते हो, तो एनीमे में कुछ अलग अप्रोच से वॉइसिंग करते हो, ऐसा कुछ नोटिस किया है क्या? अप्रोच नहीं, कैरेक्टर तो पहले देखना ही पड़ता है कि आप किस पिच पे जा रहा है। करेक्ट। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ तक मैंने देखा है, आज की तारीख में अलग हो गया, पहले जो एनिमेशन करते थे वो हाई पिच पे ज़्यादा होता था।
बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो हाई पिच ही डिमांड था उसका। करेक्ट। एनीमे थोड़ा सा सटल है, थोड़ा सा रियलिस्टिक जोन में जाता है, होता है इमेजिनरी वर्ल्ड है लेकिन रियलिस्टिक जोन में ज़्यादा डिलीवरी हो रही है। करेक्ट, तो वो कैरेक्टर पहले देखना पड़ता है। अभी टोबी जैसा है वो हाई पिच में ही कर सकते हैं, करेक्ट। बट बाकी कैरेक्टर्स कई जगह पे करते हैं जो आज की तारीख में नेचुरल टोन पे आ रहे हैं। जैसे मैं बात करूँ ब्लैक क्लोवर की, हाँ, है ना, ब्लैक क्लोवर में करण जैसे एक कैरेक्टर करते हैं गॉश भी बोलते हैं लेकिन गॉशे, और विजर्ड किंग जूलियस। तो जूलियस जैसे हमने बोला सटल है एकदम, राजा ही है वो, किंग है, विजर्ड किंग ही है, फनी भी है कहीं कहीं पे। तो मैंने ही कास्ट किया, मैंने ही सोचा कि करण करना चाहिए क्योंकि विजर्ड किंग का जो एक रुतबा है, जो स्टाइल है उसका, जो एक डायलॉग डिलीवरी का तरीका है, तो मुझे लगा भाई ये तो नेचुरल जो है वो करण ही है तो करण ही कर सकता है। और उसके बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में गौशे है, जो बिल्कुल पॉसेसिव अपनी बहन को लेकर, मरी को लेकर, है ना, हमेशा इतना उसको पारा चढ़ जाता है चीज़ों तो खून निकलने लगता है और हर चीज़ में उसको बहन दिख रही है। और वहीं विजर्ड किंग है बिल्कुल सटल सा, ठहराव वाला, थोड़ा ठहराव सा। करण जो वैसे दो कैरेक्टर साइमल्टेनियसली आप कर रहे हो, तो वो स्विच ओवर करना, एक के लिए ऐसी वॉइस है, एक के लिए ऐसा एटीट्यूड, दूसरे के लिए ऐसा, क्योंकि कभी एक एपिसोड में दो कैरेक्टर आ जा रहे हैं, वो कैसा प्रोसेस होता है? कई बार ऐसा भी होता है कि आमने सामने भी आ जाता है, आमने सामने आ जाते हैं, आमने सामने भी आ जाता है। करेक्ट। तो उसमें कितना चैलेंजिंग होता है, चैलेंजिंग नहीं होता है, क्या कैसे करते हो आप उसको? ऐसे चैलेंजिंग तो आई वुड से कि चैलेंजिंग तो होता ही होता है, 100% चैलेंजिंग होता है। बट मेरे साथ ऐसा है कि अब जाके कि क्योंकि इतने साल ये जो किया है, अब जब आप आर्ट सीख जाते हो, जब आप ये चीज़ सीख जाते हो, फिर आपको ये इजी लगने लगता है, फिर उतना मुश्किल नहीं होता है। अब अगर कोई न्यू कमर होगा तो उसके लिए शायद से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए कि कैसे करें, बट दैट इज़ व्हाट वो कहते हैं ना कि अगर आप सीख लेते हैं, आपको अभी इतने साल मैंने डबिंग की है, तरह तरह के मैंने कई कैरेक्टर्स किए हैं, तो विद टाइम आपको ये प्रैक्टिस भी हो जाती है, फिर आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो जो न्यू कमर हैं, हाँ, जो नए सीखना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, उनको अगर अलग अलग वॉइस निकालनी है या कैरेक्टर्स करने हैं, तो वो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे, कैसे कर सकते हैं? उनके लिए क्या एक्सरसाइज है या चीज़ें हैं, अप्रोच क्या होनी चाहिए एज ए वॉइस एक्टर? आप सबसे पहले तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में आने का, तो आप पहले इस चीज़ को स्टडी करें। जैसे हमने पहले भी एक बार ये पॉइंट निकाला था कि आपको मॉड्यूलेशन, इस फील्ड में आने के लिए आप मॉड्यूलेशन है, आपका डिक्शन है, हर एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। करेक्ट। अब देयर आर मेनी वेज ऑफ डूइंग इट। आप ऑब्जर्व करें, आप देखें, आपको जो कैरेक्टर आपको अच्छा लगता है, आप ट्राई करें उसमें मिमिक करने की। आप खुद से भी ट्राई करें कि अच्छा ये एक ही लाइन को मैं 3-4 अलग अलग वॉइसेस या वेरिएशंस में कैसे दे सकता हूँ। तो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास वो लाइब्रेरी बनती जाएगी। करेक्ट। कि ये भी मैं कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। और कितना कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, और उसको सस्टेन कितना कर पा रहे हैं। करेक्ट। कभी कभी हम 1-2 डायलॉग तो बोल देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब डायलॉग्स होते हैं उस वॉइस को सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन विद प्रैक्टिस आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सी वॉइस मैं ईजिली कर पा रहा हूँ, सस्टेन कर पा रहा हूँ थ्रू आउट द एपिसोड या थ्रू आउट द सीरीज। तो करण यार, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है तुमसे बात करने में। मैं एक ना रैपिड फायर भी करता हूँ विचार एंड वाइब्स में। तो ज़रा तुम्हारे साथ रैपिड फायर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, योर कैरेक्टर्स, योर एक्टिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो कुछ हमने लिखा है। हाँ, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है। If you could switch lives with one of your character for a day, who would it be and why? Harry Potter. Because he can do anything. Correct. Jadoo. Nice. What's the most unusual fan request you have received regarding your voice work? Unusual for my voice work. Not unusual, but कई बार लोगों ने मुझे कहा है that लोगों को विश्वास नहीं होता कि वही आदमी है जिसने इसके लिए वॉइस दी है, तो कहते हैं कि कैन यू प्लीज सेंड मी अ वॉइस नोट, या आपने जो ये किया है कि आप वो सुनाएं। अच्छा। तो मैंने भेजा भी है। यार ये ना, ये प्रॉब्लम है तुम्हारी यार करण, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि तुमने इतने अच्छे काम किए हुए हैं। हैरी पॉटर बहुत सारे
अच्छा बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों को आज पहली बार पता चला कि ही इज़ द वॉइस ऑफ हैरी पॉटर। बिकॉज तुम आजकल सोशल मीडिया में एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, होता ही नहीं है। ये मेरा ड्रॉबैक, मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता हूँ। वरना तो मतलब अलग लेवल पे है तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा जो प्रोफाइल में देखूंगा बहुत अलग लेवल, बहुत काम बहुत अच्छा है। Right. चलो खैर, ये रैपिड फायर चल रहा है हमारा। ठीक है। अच्छा, जैसे गौशे है अपनी बहन के लिए, हाँ, क्या तुम भी हो बिल्कुल बिल्कुल। प्रोटेक्टिव, ओवरली प्रोटेक्टिव? Not overly protective. In fact, she's protective towards me. करेक्ट, बड़ी बहन, बड़ी बहन है। करेक्ट। अच्छा, तुम्हारा एक्सपीरियंस तारक मेहता में काम करने का? बहुत ही अच्छा था, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट शोज जो इंडिया में हुआ है। आई गेस 10 साल हो गए होंगे तो शो में काम करना एंड लोगों का अप्रिसिएशन लेना, सो वेरी गुड थिंग। यू का कैरेक्टर जो अगर तुम्हें रिलेशनशिप एडवाइस देगा तो लोगे? हाँ, शायद चलूँगा। शायद चलूँगा। अच्छा, देख लेना किस कोई भी एक लाइन जो तुम्हारे साथ रह गई है, जो इतने सारे कैरेक्टर्स तुमने डब किए, कोई लाइन याद है? नहीं, बट मैं आई वुड अगेन गो टू यू ओनली, कि वो जो मैंने ट्रेलर में भी किया है एंड बाकी। हाँ, यू में एक बहुत ही अच्छा है दैट जो गोल्डबर्ग एंड लव क्विन, वो लोग एक दूसरे को आई लव यू नहीं कहते हैं, वो लोग एक दूसरे को आई वुल्फ यू कहते हैं। अरे वाह, तो आई वुल्फ यू कैसे कहते हैं, एक बार बोल के दिखा दो ना। आई वुल्फ यू लव। क्या बात है। अच्छा, सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर आपने कौन सा किया अभी तक? सबसे फनीएस्ट कैरेक्टर आई गेस वो कौन सा है जो अभी वैभव ठक्कर ने अभी किया था, एक पायरेट वाला, एक मंकी डी लूफी? नहीं, पायरेट वाला बहुत ही बढ़िया शो था जो मैंने पहले बहुत। वन पीस? यस। तो मंकी डी लूफी उस कैरेक्टर का नाम है जो मेन लीड है? हाँ, मेन लीड है। तो ये चीज़ आई गेस मोर देन 18 साल 20 साल पहले मैंने वो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, सो दैट वाज, वो डब किया था तुमने? हाँ, बहुत पहले, वन पीस है। यस, उसका मेन लीड जो है? यस, वही। अरे भैया, समझ रहे हो ये कौन बैठे हैं? ये सब करके छोड़ चुके हैं। गजब यार, मेरे को भी नहीं पता था ये बहुत सालों पहले हुआ है। तभी ऑफ कोर्स तुम्हें पता ही होगा, सुभाष, हाँ, ही वाज द रिकॉर्डिस्ट विथ मी। वेरी नाइस। हाँ, वो फनी कैरेक्टर तो है भाई। हाँ। अभी लोगों ने देखा, नेटफ्लिक्स में देखा, फिर उसका इन्होंने एनीमे लाया तो वो भी किया, अभी वैभव ठक्कर करता है। वेरी नाइस। तो कौन सा कैरेक्टर तुम्हें करना पसंद है, विलेनस कैरेक्टर या हीरोइक कैरेक्टर? दोनों भी पसंद है, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस जो उन्होंने दिया। बिकॉज सी, हम डबिंग आर्टिस्ट हैं, वो पहले परफॉर्म कर चुके हैं, तो बीइंग एन एक्टर ऑल्सो एंड वॉइस आर्टिस्ट ऑल्सो, मुझे दोनों चीज़ बेहद पसंद है। तो अगर कोई अच्छा एक्टर है जिसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसके लिए आवाज़ देना, उसी तरह आवाज़ देना, वो मज़ा आता है। एंड विलन ऑल्सो, बिकॉज विलन्स आर ऑलवेज डार्क। करेक्ट, चैलेंज ज़्यादा रहता है उसको परफॉर्म करना। हाँ। अच्छा, मेरा फाइनल क्वेश्चन है, हाँ, हैरी पॉटर की छड़ी अगर एक दिन के लिए करण त्रिवेदी को मिलेगी तो क्या स्पेल कास्ट करोगे? मैं अपने आप को 20 साल पीछे लेके जाना चाहूंगा। अच्छा, वापस टीनेज में जाना चाहूंगा। टीनेज है ना? हाँ, टीनेज तो बड़ी जबरदस्त होती है। तो ऐसा कोई स्पेल हो, हा कि टेक मी बैक 20 इयर्स। भूतम संरक्षणम, मतलब भूतकाल। भूतकाल। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको अगर कुछ इसमें स्पेल बनाना हो, ऐसा स्पेल हो कि जिसको कास्ट करते आप पास्ट में चले जाएं, तो स्पेल को क्या बोलेंगे आप? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, तो हम करण को दे देंगे, वो कास्ट करते रहेगा अपना स्पेल। तो अमेजिंग यार करण, रैपिड फायर में तो मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी आया होगा। विचार एंड वाइब्स, मैंने इस शो कह लो या पॉडकास्ट कह लो, उसका नाम रखा है क्योंकि वाइब्स है जो हमारा काम है ना, जो हम करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं। विचार जो है एक जो पर्सनैलिटी है जो इतने सालों से काम कर रहा है, तो थोड़ा सा विचार पे बात कर लेते हैं। करण त्रिवेदी एज एन एक्टर, एज ए वॉइस एक्टर, तो सब ने काम देखा है चीज़ें। करण त्रिवेदी इंसान कैसा है, क्या है वो इंसान? बहुत ट्रांसपेरेंट है, जितने भी दोस्तों के साथ है जैसा है वैसा है। कहीं पे भी
फेकनेस नहीं है, कहीं पे भी दिखावा करना, ये सब तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब लोग जानते ही हैं। जैसा मैं हूँ वैसे ही प्रेजेंट होता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ऐसा नहीं है कि सबके साथ जैसे हैं वैसे ही हैं। तो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। सी तो कहीं किसी के साथ खटास नहीं है। आई मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली। आई एम एन इंट्रोवर्ट नाउ, मैं हूँ इंट्रोवर्ट। तुरंत फ्रेंड्स नहीं बनाऊंगा, बट हाँ किसी के साथ ये नहीं है कि बुरा मान गए हो या ऐसा। तो दैट इज समथिंग विच आई लाइक अबाउट माई सेल्फ। हाँ, मतलब खुश रहना और सबको खुश रखना। एग्जैक्टली। ये तुम्हारी पर्सनालिटी का जो ये ट्रेट है, ये जब मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ मिला था, पहले तो हमारा ऐसे प्रोफेशनल रिलेशन था, हम लोग मिलते थे स्टूडियोज में, हाय हेलो होती थी, लेकिन अभी तो हम अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो ट्रेट है ना तुम्हारा, ये मेरे को पहले उसमें पता था, मतलब पता चल गया था। तो यू आर राइट, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी वही रिफ्लेक्ट करती है कि भाई ये किसी को हार्म नहीं करेगा, ना खुद हार्म होने देगा। भाई तू अपने रास्ते में अपने रास्ते आजा, गले मिलो, खुशी खुशी। लेकिन फ्रेंड्स के लिए ही इज वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। थैंक यू। वेरी नाइस। तो करण, क्या अभी तक का जो सफ़र रहा है ना, करण त्रिवेदी उससे सेटिस्फाइड है? और कैसा, जैसे क्योंकि हम बात कर रहे थे कि तुमने पिछले 4-5 साल से स्टेज नहीं किया, तुम्हारा अभी पूरा फोकस वॉइस एक्टिंग में है। तुमने 7-8 साल से कैमरा फेस नहीं किया, तुम नहीं करना चाह रहे हो। तो अभी तक जो रहा है उससे सेटिस्फाइड है करण त्रिवेदी लाइफ में? संतुष्टि जीव तो हूँ मैं। ओके। संतुष्टि जीव जितना है उससे खुश रहना ये मेरे अंदर है, बट सच कहूँ तो सेटिस्फाइड नहीं रहूँगा। एक्टर की हमेशा एक भूख रहती है। करेक्ट। और वो भूख हमेशा रहनी भी चाहिए। मेरा मानना है कि इफ़ यू वांट टू बी देयर तो उस चीज़ को, अंदर की चीज़ को मरना नहीं चाहिए। तो काम और भी अच्छा करना है, काम करते रहना है। एक्टिंग भी थ्रू आउट माई लाइफ, ये दोनों चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक्टिंग एंड वॉइस आर्टिस्ट, डबिंग। ये डेफिनेटली जितनी लाइफ हो, मुझे पूरी लाइफ यही करना है। आई हैव नेवर थॉट ऑफ डूइंग सम बिजनेस या ये वो, क्योंकि यही मेरा टैलेंट है, यही मैं बेचूंगा अपनी पूरी लाइफ। तो सेटिस्फाइड तो मैं शायद से कभी नहीं होऊंगा। हाँ, अच्छा काम करूंगा, खुश बहुत हो जाऊंगा। जिस दिन कोई अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी नींद आती है। बट ये लाइफ लॉन्ग होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। लाइफ में दोस्त कितने इंपॉर्टेंट हैं? दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्त, सारे रिलेशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, एवरीबडी इज इम्पॉर्टेंट। बट हाँ, दोस्त एक ऐसा, मतलब दोस्त इसलिए होता है कि उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं जो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बात कर सकते, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ सामने नहीं बोल सकते, अपने इवन नेबर्स वगैरह, कोई भी। बट फ्रेंड इज समथिंग जिसके साथ आप हर एक चीज़ शेयर कर सकते हैं। करेक्ट। एंड एक अच्छा दोस्त वही होता है जो हर एक चीज़ बताए। बेस्ट फ्रेंड है आपका? बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड्स नो डाउट, मेरा स्कूल फ्रेंड्स हैं जो जिनको कोई एक ऐसा दोस्त मतलब जिसके साथ इन एंड आउट सब कुछ? मैं बहुत सारे हैं। स्कूल फ्रेंड है सूरज, जो उसके साथ हम लोग खट्टा मीठा रिलेशनशिप भी रहा है। बीच में 2 साल एक दूसरे से कट्टी कर ली थी, बात ही नहीं करेंगे जा। बट देन दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज। इवेंचुअली बाद में फिर वापस आ ही जाते हो आप एक साथ, एंड डिस्कस हर एक चीज़, चाहे आप मिले ना मिले। सी माई पॉइंट इज कि ऐसा भी होता है कि अभी आप जब यूथ में रहते हैं तो पूरा टाइम आप फ्रेंड्स के साथ ही रहते हैं, बट आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम फैमिली आ जाती है, वंस यू गेट मैरिड वगैरह वगैरह, तो एक डिस्टेंसिंग हो जाता है। बट यू स्टिल रिलाई ऑन वन पर्सन कि हाँ, ये मैं कुछ भी होगा ना तो एटलीस्ट कॉल करूंगा, आ जाएगा। करेक्ट। अच्छा, क्या कहते हैं, कभी लाइफ में, थोड़ा हट के पूछ रहा हूँ अचानक से, कभी लाइफ में भूत देखा है क्या तुमने? भूत मैंने नहीं देखा है, बट हाँ मैं डरता जरूर हूँ। मैं इसलिए हॉरर मूवीज नहीं देखता हूँ। तुम अकेले रहते हो ना? मैं अकेला रहता हूँ। हाँ। मैं अकेला रहता हूँ और इसलिए मैं अब हॉरर मूवीज नहीं देखता हूँ, बिकॉज वो थॉट अगर रात को आ गया तो मैं पूरी रात जागूंगा। तो हॉरर मूवी कोई डब की है?
हाँ पहले तो डेफिनेटली की है, recently अभी हॉरर मूवी भी की है, जी हॉरर शो करके एक शो आता था बचपन में, अच्छा। उसमें एपिसोड्स भी किए हैं मैंने। अच्छा, एक्टिंग भी की है? हाँ अरे जी हॉरर शो ने मेरी नींदें खराब की है भाई। मेरी नींद अभी मेरा ऊपर वाला नीचे वाला नेबर पता नहीं कौन है, वो नींदें खराब कर रहा है, बिकॉज मैं जब भी सोने जाता हूँ पता नहीं अभी कौन सा घर है, उसका एक दरवाजा जो है जब रात को खुलता है तो आवाज करता है, और मुझे फाइंड आउट करना है वो किसका घर है। मैं खुद के पैसे दूंगा कि भाई तुम्हारा दरवाजा ठीक कराओ, दरवाजा ठीक करा दो, नींद खराब हो रही है मेरी। तुम्हें डर लगता है तुम्हें? हाँ। तो एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ। इतने हैंडसम कलाकार हो तुम, तुमने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा आज तक? अच्छा, नहीं तोड़ा क्या? नहीं, मैंने दिल नहीं तोड़ा है कभी भी। मैं इनफैक्ट जैसे लोग कहते थे, पहले भी कहते थे दैट यू नो कि मेरे लुक्स की वजह से कि शाहरुख खान, मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ। तो मैं व्हेन इट कम्स टू रोमांस में शाहरुख खान हुई। अरे वाह। हाँ, तो मैं बहुत प्यारा बन जाता हूँ। दिल कभी तोड़ा नहीं है, जितना जो कुछ भी है सब ऑनेस्टली कहा है। मतलब ब्रेकअप भी किया तो पहले उसका ऐसा कर दे कि दिल ना टूटे, और ऑनेस्टली हाँ हो गया। तो तुम्हारा दिल तोड़ा किसी ने? हाँ। अरे यार, ये लड़कों के साथ ही ऐसा क्यों होता है यार? क्या पता। नहीं, बट इट्स ओके, वो एक पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, सो दैट्स फाइन। स्पोर्टिंग ले लो, चलो ठीक है, भूल जाओ। करेक्ट है। शादी कब कर रहे हो ये बताओ? शादी ये तो मेरे घर वाले भी पूछते हैं मुझसे। बट शादी के बारे में सोचता नहीं हूँ। करेक्ट। आई एम अ पर्सन के जस्ट गो विद द फ्लो। अगर कोई अच्छी पार्टनर मुझे मिल गई जहां मुझे ऐसा फील हो दैट यू नो कि हाँ हम शादी कर सकते हैं, वी कैन लिव टुगेदर। ऐसा नहीं कि डेटिंग के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ जब होगा ऐसा, जब ऊपर वाला ने लिखा है, जब होगा सही है, तब होगा। करेक्ट है। सुपर यार करण। गाइस, कैसा लगा आपको करण के साथ हमारा विचार एंड वाइब्स? भाई मेरे को बड़ा मजा आया यार आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हैं, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट। हाँ, मुझे पता ही नहीं है, मतलब मैंने देखे होंगे बट मैंने कभी किया नहीं। तो आज आके मैंने ये जो किया तो मुझे सच में बहुत मजा आया, एंड ये एक मेमोरी भी रहेगी मेरे लिए। करेक्ट। तो गाइज, विचार एंड वाइब्स में मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट से, कलाकारों से जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे हम मिले, बात करें। ये इंटरव्यू क्या है, लेकिन ये एक ऐसी गुफ्तगू है जो हम अपने बातों से थोड़ा वाइब्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपने विचारों को व्यक्त करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको करण के साथ हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, विचार एंड वाइब्स। और कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप आने वाले एपिसोड्स में किन एक्टर्स के साथ या वॉइस एक्टर्स के साथ या जो भी आपका मन करे, जिनके साथ आप चाहते हैं कि मैं वाइब्स शेयर करूं आपके साथ, उनके विचार व्यक्त करवाऊं आपके लिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। करण, थैंक यू सो मच मेरे भाई विचार एंड वाइब्स में आने के लिए। थैंक यू बडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।